हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज हम लोग देखते हैं कि बाइल पिगमेंट क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और कौन सी प्रॉब्लम्स अगर बाइल पिगमेंट में आ जाती हैं तब कौन सी प्रॉब्लम दैट लीड्स टू विच प्रॉब्लम। तो इन सबको देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं बाइल पिगमेंट बायोकेमिस्ट्री। तो बाइल पिगमेंट होते कौन कौन से हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो दो बाइल पिगमेंट, जो दो बाइल पिगमेंट है वो है बिलिरुबिन एंड द बिलीवर्डिन। तो ये पिगमेंट्स होते कौन से हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और कैसे इनका मेटाबॉलिज्म होता है। देखिए, हम लोग की बॉडी में आरबीसी होता है, सॉरी, बाइकनकेव शेप का आरबीसी होता है, उसके अंदर होता है हम लोग का हीमोग्लोबिन। ओके, ये हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हम लोगों की बॉडी में। ये आप लोग को सबको मालूम है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी है, इसका जो टूटने का टाइम है वो 120 डेज, दैट मीन्स कि इतनी इसकी लाइफ होती है। इसके बाद ये आरबीसी जो है वो टूट जाता है। जब ये टूटता है आरबीसी, तब इसमें से दो इसके पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। अब ग्लोबिन को हम लोग देखें तो ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, और दूसरा होता है हीम जो कि पिगमेंट होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, आयरन एंड पोरफायरिन। अब देखिए, ग्लोबिन जो होता है, जो प्रोटीन होता है, जब आरबीसी टूटता है, तब इसमें से जो ग्लोबिन निकलता है जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, वो वापस हम लोग की बॉडी में यूज होने के लिए चला जाता है। ओके, अब बचा हीम। हीम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आयरन एंड पोरफायरन। अब जो इसमें आयरन पार्ट होता है, ये आयरन पार्ट भी वापस हम लोगों की बॉडी में चला जाता है यूज होने के लिए। बचता है हम लोग का पोरफायरिन, और ये जो पोरफायरिन रिंग होता है, ये एक्चुअली में हम लोग की बॉडी से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन एंड देन बिलिरुबिन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बाइल पिगमेंट क्या होता है। बाइल पिगमेंट, जब भी हम लोग का आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, तो वो दो पार्ट में ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन एंड हीम। प्रोटीन पार्ट वापस बॉडी में चला जाता है इस्तेमाल होने के लिए, यूज होने के लिए। हीम जो होता है, उसमें आयरन जो होता है वो वापस यूज होने के लिए चला जाता है बॉडी में। बचता है पोरफायरिन। वो पोरफायरिन, ओपन चेन पोरफायरिन जो होता है, वो कन्वर्ट होता है पहले बिलिवर्डिन नाम के पिगमेंट में। बिलिवर्डिन जो है फिर कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में। बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीनिश येलो कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 1 ग्राम जब हीमोग्लोबिन टूटता है, तब वो 35 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन देता है। ओके, तो अब आप लोग ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि आरबीसी जो हम लोग का हर 120 डेज में टूटता है, तो ये टूट के इसका क्या होता है। तो ये जो हम लोग के आरबीसी की जो जो फेट होता है वो ये होता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कि हीम जो है ये कहाँ पे टूटता है। इसका जो डिग्रेडेशन होता है वो बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। तो वो होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। तो अब ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं। ये एक नेटवर्क है फैगोसाइटिक सेल। आप लोग को मालूम है कि मैक्रोफाज जो है, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाज या दूसरे जो हम लोग के डब्ल्यूबीसी के सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी उसमें से फैगोसाइटिक सेल है जो कि हम लोग की बॉडी के अलग अलग पार्ट में लोकेटेड होते हैं, उनको ये जो मैक्रोफाजिक सेल्स हैं, ये इस जो आरबीसी है, जो डिग्रेडेड आरबीसी, उसको एनगल्फ कर लेता है। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो में, यहाँ पर ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। और ये सिस्टम कौन सा होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। तो आप लोग का कोई भी अगर एमसीक्यू आता है कि ये डिग्रेड कहाँ होता है, ठीक है, आरबीसी डिग्रेड कहाँ होता है, तो इट इज अ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पे डिग्रेड होता है। ये सेल जो है, इनके जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के जो मेन सेल्स हैं, वो फैगोसाइटिक सेल, फॉर एग्जांपल द मैक्रोफाजेस हैं, जो कि एक्चुअली में हम लोग के इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं। ओके, तो ये अगर एमसीक्यू में कुछ ये आता है तो यू हैव टू आंसर लाइक दिस। तो अब आपने देखा कि ये जो हम लोग का बाइल पिगमेंट है, वो किस तरीके से हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है वो चेंज होता है बिलिवर्डिन में, उसके बाद वो चेंज होता है बिलिरुबिन में। चलिए, इसके बाद हाँ, यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सारे आपके जो एमसीक्यूज हैं वो इसी वाले पेज से या अगले पेज से भी बन सकते हैं। तो आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये आरबीसी ब्रेक डाउन होता है और किस तरीके से दूसरे पिगमेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए, ये हम लोग का रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का कोई सेल है। यहाँ पे ये हम लोग का
आरबीसी है। ये आरबीसी ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, टूट के इसका एक पार्ट हम लोग को मालूम है प्रोटीन होता है जो कि ग्लोबिन कहलाता है। ये वापस बॉडी में चला जाता है रीयूज होने के लिए। अब इस हीम के दो पार्ट होते हैं, आयरन होता है, आयरन भी वापस चला जाता है बॉडी में यूज होने के लिए। बचता है हम लोग का पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग जो है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आयरन जो है वो रीयूज होने के लिए चला गया। बचता है आपका पोरफायरिन रिंग। ये पोरफायरिन रिंग कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में, ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। अब ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से निकलकर ये बिलीरुबिन पहुंचता है ब्लड में। लेकिन अब ब्लड में क्या है कि ये अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है वो इनसॉल्युबल होता है ब्लड में। तो इसलिए इसको किसी की मदद चाहिए होती है, एक प्रोटीन की मदद चाहिए होती है। उस प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन का हाथ पकड़ता है और इसको ब्लड स्ट्रीम से निकाल कर लिवर तक पहुंचा देता है। यहां पर इसको हम लोग अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है, ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है उसका साथ देता है, उसका हाथ पकड़ता है एल्ब्यूमिन जो कि एक प्रोटीन है। ओके, ये दोनों मिलके साथ साथ जाते हैं लिवर में इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का कन्वर्जन हो जाता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन में। तो लिवर का मेन काम होता है कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करना। अब यहां से जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो कि लिवर ने अपना काम पूरा कर दिया, यहां से ये निकलता है और निकल के पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ ये दोबारा से अनकंजुगेट होता है और बन जाता है यूरोबिलिनोजन। ये यूरोबिलिनोजन जो है वो ये इसका कुछ पार्ट हम लोगों के यूरिन के थ्रू किडनी में पहुंचता है, यूरिन के थ्रू हम लोग की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और मैक्सिमम पार्ट जो है वो स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट होकर हम लोगों के फीसिस के थ्रू अराउंड 80% जो है वो फीसिस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन वो निकल जाता है बॉडी से। तो इस तरीके से जो भी हम लोग का 120 डेज में जितना भी आरबीसी का ब्रेक डाउन हुआ, वो बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो ये इसकी पूरी साइकिल होती है, जिससे कि आरबीसी का जो पोरफायरिन रिंग होता है वो बाहर बॉडी के आ जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमने पहले स्लाइड में बताया था कि दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन से होते हैं। जो इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट होते हैं वो बिलीरुबिन एंड द बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो ऑरेंज और येलो कलर का होता है, और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। चलिए, तो हम लोग ने अभी देखा कि ये हीम है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, और आप लोग इसको ध्यान से देखो। ये हम लोग का हीम है, दैट मीन्स की आरबीसी का टूटा हुआ पार्ट है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हीम ऑक्सीजनेज जो इसमें पोरफायरिन है वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे निकलता है हम लोग का आयरन बॉडी में यूज होने के लिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का सोल सोर्स कहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो सिर्फ यहाँ पे ही निकलता है, और किसी प्रोसेस से सीओ रिलीज नहीं होता। तो हम लोगों का हीम ठीक से टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, इसको चेक करने के लिए अमाउंट ऑफ सीओ भी चेक किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मेथड कि ये पता लगाने के लिए कि हीम टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो बिलीवर्डिन जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टेज कन्वर्ट हो जाता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो पहुंचता है ब्लड में, और इससे हैंडशेक करता है एल्बुमिन। क्यों करता है? क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो प्लाज्मा में ये डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं है, इसलिए उसका हाथ पकड़ने के लिए आता है एल्बुमिन। दैट मींस इसको यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होता। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लड स्ट्रीम में बिलीरुबिन कंजुगेटेड नहीं होता, अनकंजुगेटेड ही रहता है। बस इसको क्योंकि इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए इसका साथ एल्बुमिन देता है। अब अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो पहुंच गया लिवर में। यहां पर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोनाइल बिलीरुबिन ट्रांसफरेज उसको कन्वर्ट कर देता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन में।
ओके। अब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है एक्चुअली में यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटी लग जाती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट मोइटी लगने के बाद ये बन जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये अब पहुंचता है हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो दोबारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में, और उसके बाद कन्वर्ट होता है स्टर्कोबिलिनोजन में। ये स्टर्कोबिलिनोजन निकल जाता है फीसिस के थ्रू, फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इसका कुछ पोर्शन यूरोबिलिनोजन ब्लड के थ्रू पहुंचता है हम लोगों का किडनी में। यहाँ पे यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिन में, और ये बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि ये पूरा सिस्टम आपने देखा। यहाँ पे ये स्प्लीन है जिसको कि हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी कहते हैं। उस पे जो मैक्रोफाजेस होते हैं वो उसको एनगल्फ करते हैं, और वहां पे ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्प्लीन में आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, स्प्लीन में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ये लिवर ही होता है जो कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बनाता है, इनसॉल्युबल बिलिरुबिन को सॉल्युबल बनाता है। बिलिरुबिन जो होता है ये कंजुगेट होता है ग्लूकोनेट के साथ बाय यूडीपी ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इस बिलिरुबिन का क्या होता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो कि लिवर में अब ये बन गया है कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। ओके, और ये इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उस वॉल से वापस बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता भाई, नहीं होता। इसको बाहर निकलना होता है बॉडी के, ठीक है। इट इज नॉट टेकन अप बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इसके बाद टर्मिनल इलियम और कोलोन में एक बैक्टीरिया बैठा होता है जिसका नाम होता है जिसके पास बीटा ग्लूकोरेज एंजाइम होता है, जो कि इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन को दोबारा से अनकंजुगेटेड कर देता है। और उसके बाद ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन में। दैट मीन्स कि सबसे पहले अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था, फिर ये हो गया कंजुगेटेड बिलिरुबिन, फिर ये हो गया दोबारा से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो गया, फिर ये कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में, फिर ये कन्वर्ट होता है स्टर्कोबिलिनोजन में। इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती है। ओके, तो 80 से 90% जो यूरोबिलिनोजन होता है वो फीसिस के थ्रू निकल जाता है। 10 से 20% ये वापस एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, मतलब लिवर में, और छोटा सा पोर्शन यूरोबिलिनोजन का लेस देन 3 mg पर डेसीलीटर वो हम लोगों को अपने यूरिन में नजर आता है, जो कि वापस हेपेटिक अपटेक नहीं हो पाता, लिवर इसको दोबारा नहीं ले पाता, और ये हम लोग के यूरिन में नजर आता है। तो अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे कैसे ये पूरा जो है वो स्टोरी चल रही होती है। तो हम लोग का नॉर्मल सीरम में जो आपको बिलिरुबिन नजर आएगा, बच्चे लोग ध्यान रखना कि जो सीरम में जो बिलिरुबिन है वो बहुत कम अमाउंट में नजर आना चाहिए, वो है 0.3 to 1 mg पर डेसीलीटर। ओके, अगर अगर आप लोग मिलीमोल में अगर आप लोग के क्वेश्चन आए तो 5.1 to 17 मिलीमोलर पर लीटर। तो ये आप लोग फिगर्स याद रखेंगे। आप लोग यूनिट में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, यहाँ पे मिलीमोल पर लीटर है, तो ये यूनिट आप लोग को अलग अलग ध्यान होना चाहिए। वेट फॉर अ मिनट। हेलो, अरे नहीं, आई वाज मेकिंग वीडियो। अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे कि अगर अगर आपने देखा कि सीरम में बिलिरुबिन, वेट फॉर अ मिनट। हम वीडियो बना रहे थे। तो अगर आपका बिलिरुबिन सीरम में आपने देखा कि इतना कम अमाउंट आपके, वेट फॉर अ मिनट। हेलो,
यस, लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अगर इसका अमाउंट हम लोग के सीरम में बढ़ जाएगा तब इसको कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया, जो कि कंजुगेटेड भी बढ़ सकता है, अनकंजुगेटेड किसी भी टाइप का जो बिलिरुबिन है वो बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया। और अगर कम हो जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, जबकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके कम होने से हाइपो जिसको कहते हैं, इससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, अब ये हाइपर बिलिरुबिया जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकली एंड द पोस्टमार्टम इन विच द लेवल ऑफ बिलिरुबिन बढ़ जाता है। और हम लोग की बॉडी के में स्किन के नीचे, आईज के में इसका डिपोजिशन हो जाता है। अगर बिलिरुबिन का अमाउंट सीरम में बढ़ जाए तो तभी जब हम लोग का जॉन्डिस होता है अगर किसी को, तब उसकी स्किन येलो हो जाती है, उसकी आईज येलो हो जाती है। तो क्या सिम्टम होता है? मेन सिम्टम ऑफ द जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज एंड द स्किन। स्किन के नीचे ही डिपॉजिट हो जाता है, आईज में जाके बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाता है। और आप लोग को मालूम है कि बिलिरुबिन का कलर जो होता है वो येलो होता है। द कंजक्टिवा ऑफ द आई इज वन ऑफ द फर्स्ट टिश्यू टू चेंज द कलर ऑफ द बिलिरुबिन। इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर ये देखता है कि आईज येलो तो नहीं है, क्योंकि कंजक्टिवा में ये बिलिरुबिन के डिपॉजिट होने की काफी टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इसको हम लोग स्केलरल इक्टरस भी कहते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो जॉन्डिस है जिसको हम लोग हाइपर बिलिरुबिया कहते हैं, ये 3 टाइप का होता है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस, टॉक्सिक इक्टरस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव इक्टरस। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस जिसको प्री हिपैटिक भी कहते हैं, टॉक्सिक इक्टरस को हम लोग हिपैटिक भी कहते हैं, और ऑब्स्ट्रक्टिव इक्टरस को हम लोग पोस्ट हिपैटिक भी कहते हैं। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं ये हम लोग अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। अब आप देखिए, हम लोग को ये पूरी स्टोरी पता चल गई कि किस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर स्प्लीन होती है। ओके, स्प्लीन में हम लोग का आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन होता है, और यहाँ पर हम लोगों का बिलिरुबिन बन जाता है। यहाँ पर, अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, सॉरी, राइट हैंड साइड देख लीजिए, ये हम लोग का स्प्लीन है, ये हीम है, ये टूट के यहाँ पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। ओके, यहाँ से ये ब्लड के थ्रू पहुंचता है लिवर में, जो अभी हम लोग ने स्टोरी स्टोरी देख ली। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी रीजन की वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन 120 दिन से पहले हो जाए, काफी पहले हो जाए, या आरबीसी का अमाउंट टूटने का ज्यादा हो जाए, दैट मीन्स ओवर प्रोडक्शन हो जाए बिलिरुबिन का। ठीक है, या किसी वजह से यहां से जो लिवर पर जा रहा है बिलिरुबिन, ये यहाँ पे ना जा पाए, कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ओके, तब क्या होगा, ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये यहां से निकल के ब्लड में बढ़ने लगेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे इस वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको हम लोग कहते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, या तो आरबीसी ज्यादा हो गया, आरबीसी जल्दी टूट रहा है, या आरबीसी का टूटने का रेट बढ़ गया, कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिया होगा, क्योंकि यहाँ पर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि कंजुगेशन तो होएगा ही नहीं अभी, क्योंकि कंजुगेशन कौन करता है? लिवर करता है। तो यहाँ तक तो स्टोरी अभी आई ही नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस। ओके, अब हम लोग क्या हुआ, अब दूसरी आप लोग सिचुएशन समझिए कि ये बिल्कुल ठीक था। अगर हम लोग इसको एक सेकंड बैक कर दे, लेट मी बैक इट। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग इसको, यहाँ पे ये पूरा एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ पे लेट मी रब इट, है ना, इसको हम रब कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन समझिए आप लोग। दूसरी सिचुएशन में ये है कि ये वाला जो पूरा एरिया है बिल्कुल ठीक है, स्प्लीन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो ब्लड में भी पहुंच गया, और एल्बुमिन इसको लिवर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, लेकिन लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई। मान लीजिए कि लिवर के सेल्स में कैंसेरियस सेल्स हो गया, या फैटी लीवर हो गया, या कुछ भी हुआ जिससे कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स की कंजुगेशन जो है वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिया होगा, इसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, ये हो गया प्री हिपैटिक जॉन्डिस, ये हो गया हिपैटिक जॉन्डिस, क्योंकि यहाँ लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हिपैटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसको हम लोग रब कर देते हैं। वेट फॉर मिनट,
हाँ, अब इस वाले पोर्शन को हम लोग रब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब ये वाला पूरा एरिया ठीक है, ये जो स्टोरी चल रही थी हम लोगों की स्प्लीन से लेकर लिवर तक, स्प्लीन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वेरी गुड। लिवर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वेरी गुड। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे कोई ट्यूमर ग्रो कर गया, या यहाँ पे कोई गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन आ गया, जिसकी वजह से कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो निकलकर इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की। और यहाँ पे जो यूरोबिलिनोजन जो है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो यूरिन के थ्रू ये जो पिगमेंट है या फीसिस की थ्रू जो पिगमेंट है नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट पोर्शन में दैट मीन्स पहले पोर्शन में प्रॉब्लम आई तो हो गया प्री हिपैटिक जॉन्डिस, लिवर में कुछ प्रॉब्लम आई तो हिपैटिक जॉन्डिस, और उसके बाद लिवर के बाद अगर लिवर से जो पिगमेंट है वो इंटेस्टाइन पे नहीं पहुंच पाया तो हो गया पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि 3 टाइप का जॉन्डिस होता है। जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी पहले एनालाइज करते हैं कि कौन से टाइप का जॉन्डिस हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग और देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले हीमोलाइटिक, दैट्स प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जो कि जनरली जो है वो हीमोलाइटिक अनीमिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है, जिसमें कि आरबीसी का या तो ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाएगा या आरबीसी अपने टाइम से पहले टूटने लगेगा, जिसकी वजह से जितना टूट रहा है आरबीसी, तो जितना बिलिरुबिन निकल रहा है उसको लिवर हैंडल नहीं कर पाएगा। मतलब लिवर की भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना बिलिरुबिन को कन्वर्ट करेगा, कितने अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करेगा, उसका भी एक लिमिट है। तो जो मेन कॉज जो होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस का, वो होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। Okay, more destruction of RBC, so more RBC is going to liver for the conjugation process, या और जिसकी वजह से कितना ज्यादा आरबीसी टूटा कि लिवर उसको हैंडल नहीं कर पाया, कैनॉट हैंडल सच अ हैवी लोड ऑफ बिलिरुबिन। सो बिलिरुबिन जो है वो सीरम में निकलने लगा। और आप लोग को पता है कि सीरम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन ही होना चाहिए, उसके ऊपर होगा तब फिर प्रॉब्लम आएगा, और जो बिलिरुबिन है वो जाकर आईज में, और उसका सिम्टम, वन ऑफ द सिम्टम है वहां पे जमा हो जाएगा, तब डॉक्टर को पता चलेगा कि जॉन्डिस है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हम लोग टॉक्सिक जॉन्डिस भी कहते हैं। टॉक्सिक जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसमें कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर, कुछ चेंजेस आ गए हैं लिवर में, फैटी लिवर हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है, जिसकी वजह से जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और फिर सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, जो कि अब ये जो है ये ब्लड स्ट्रीम में आने लगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द हेपेटिक जॉन्डिस। तीसरा होता है हम लोग का हाइपर हाइपर, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है नॉर्मल फ्लो का, बाइल का, हम लोग की बाइलरी सिस्टम में। मतलब कि ये अगर लिवर है तो लिवर से इंटेस्टाइन में के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो लिवर से निकल के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं। अच्छा, एक और केस होता है जिसमें कि हाइपोथैलेमस की बिलिरुबिन का अमाउंट कम हो जाता है, लेकिन उससे जनरली कोई नुकसान नहीं होता, होता भी है तो दैट इज नॉट द हार्मफुल सिचुएशन। अब आप लोग देखिए, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये हम लोग का हुआ स्प्लीन समझ लीजिए, इसको आप लोग लिवर समझ लीजिए, और यहां से आप लोग इसको यहाँ पे इंटेस्टाइन समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ने प्लस साइन दिया है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ से निकल रहा है, लिवर ने अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर दिया, ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन फिर पहुंच गया हम लोग के इंटेस्टाइन में, यहां से यूरोबिलिनोजन निकला, जो कि 80% आपके स्टूल में चला जाएगा, और लेस देन 3 mg/dl जो है वो किडनी के थ्रू यूरोबिलिनोजन चला जाएगा आपका किडनी में और यूरिन के थ्रू, और कुछ पोर्शन जो है वो वापस
वापस जो है लिवर में पहुंच जाएगा। उस टाइम जो सीरम में जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, पॉइंट टू बी नोटेड, सीरम में जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो लेस देन 20% होता है। ठीक है, 80 to 90% स्टूल में निकलेगा, 10% वो वापस यहाँ, ये 10% वो वापस लिवर में चला जाएगा, 10% एंटर इनटू द एंट्रोहेपेटिक सिस्टम, और बहुत थोड़ा सा ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन यूरिन में चला जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें हम लोग के सारे एंजाइम जो है एएसटी एलपी एएलटी जीजीटी, ये सारे एंजाइम नॉर्मल होते हैं। अब हम लोग सिचुएशन देखते हैं, नॉर्मल सिचुएशन ये है, आप लोगों ने देख लिया। ओके, अब हम लोग सिचुएशन देखते हैं कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में आपका क्या हुआ, प्रॉब्लम हम लोग की यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे हम लोग का स्प्लीन है, ये जो है स्प्लीन में बहुत ज्यादा अमाउंट में आरबीसी टूट रहा है। ओके, सो बहुत ज्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, बहुत ज्यादा अमाउंट में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बन रहा है। आप देखिए प्लस प्लस साइन यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये कौन से केस में होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया में होगा, जबकि आरबीसी का बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। इसमें क्या है, ये सारे एंजाइम जो डक्टल एंजाइम है, डक्टल एंजाइम मतलब कि जीजीटी और लिवर एंजाइम्स, ये हम लोग के नॉर्मल होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप लोग को जो यूरोबिलिनोजन है उसका अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी ज्यादा मिलेगा, इंटेस्टाइन में कंजुगेटेड बिलिरुबिन की भी अमाउंट ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से यूरोबिलिनोजन भी ज्यादा बनेगा, और यूरोबिलिनोजन जो आपकी यूरिन में मिलेगा वो भी प्लस प्लस साइन आप देखिए यहाँ ये ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये आप लोग का हो गया प्री हिपैटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट आप लोग देखिए हिपैटिक जॉन्डिस, जिसमें कि ये तो बेचारा बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस साइन की जगह प्लस प्लस दो साइन है, यहाँ लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, नेक्रोसिस हो गया, कैंसर हो गया लिवर में, तो यहाँ पे क्या है, लिवर इसको उतना आगे धक्का नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब है लिवर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये वापस जो है ये फेंकने लगेगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को। तो यहाँ पर आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे लिवर में प्रॉब्लम है तो यूरोबिलिनोजन जो सॉरी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वापस ब्लड में आएगा। इस टाइम नॉर्मल कलर, स्टूल का भी नॉर्मल कलर होगा और यूरिन का भी नॉर्मल कलर होगा। एएसटी एएलटी ये आपको एलिवेटेड मिलेंगे, लेकिन जो डक्टल एंजाइम है, मतलब कि यहाँ वाले जो डक्ट वाले जो एंजाइम है जो इसको यहाँ पहुंचाते हैं, ये सारे आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड सिचुएशन, जो कि पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस है, जिसमें कि आपका यहाँ पे कोई स्टोन है, गॉल स्टोन है, यहाँ पे क्या तो ट्यूमर जमा हो गया है, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ डक्ट सब ये पहुंचा, डक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये पहुंचता है यहाँ पर, तो यहाँ पे डक्टल एंजाइम जो है दैट इज की जीजीटी की वैल्यू आपको बढ़ी हुई मिलेगी, और यहाँ पे स्टूल जो है उसका कलर व्हाइट क्ले कलर का होगा, क्योंकि यहाँ पे जब कंजुगेटेड बिलिरुबिन नहीं आया, वहां उसकी वजह से यूरोबिलिनोजन या स्टर्कोबिलिनोजन नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कलर आता है स्टूल में, वो कलर क्लियर कलर्ड रहेगा स्टूल का, या आपका जो यूरोबिलिनोजन दैट मीन्स कि आपका यूरिन का कलर भी हल्का हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन सीरम में नजर आने लगेगा, जिसकी वैल्यू 20 होनी चाहिए थी वो 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको, हम लोग इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो बाइल पिगमेंट को टेस्ट करते हैं। वो इक्टोरस इंडेक्स, डायरेक्ट बिलिरुबिन डिटर्मिनेशन टेस्ट, फैंडरबर्ग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आता है, फॉशे टेस्ट और एल्ड्रिक टेस्ट। ये टेस्ट आप लोग को ध्यान रखिएगा इन सब टेस्ट का। तो ये सब टेस्ट होते हैं जो कि आप लोग बाइल पिगमेंट को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये चैप्टर अच्छे से देखिए, इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स है तो पढ़ते रहिए। ओके, बाय।